नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और यह जो मुमकिन हो पाया है आप लोगों की वजह से ही हो पाया है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो पाते, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसकी काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आईएटीएफ के ऊपर वीडियो बनाइए, आईएटीएफ क्लॉज के ऊपर वीडियो बनाइए। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो है वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे आईएटीएफ 16949 2016 स्टैंडर्ड के बारे में, जिसमें हम देखेंगे आईएसओ और आईएटीएफ में मोटा मोटा क्या डिफरेंस है, दोनों की जो बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं, जो गवर्निंग बॉडीज हैं ये हम इसमें जानेंगे। जिसके अंदर जनरल टर्म्स यूज होते हैं आईएटीएफ के अंदर वो हम इसके अंदर जानेंगे। साथ ही साथ स्टैंडर्ड को कैसे रीड किया जाता है ये हम जानेंगे, और सारे के सारे जो क्लॉजेज हैं उनके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट स्टार्ट। दोस्तों, अब मोटा मोटा डिफरेंस जान लेते हैं आईएसओ और आईएटीएफ के बारे में। यहाँ पे अगर हम आईएसओ बात करें तो मैं आईएसओ 9001 की बात कर रहा हूँ और आईएटीएफ 16949 की बात कर रहा हूँ। जो आईएसओ 9001 है वह क्या है, एक बेसिक या जेनरिक क्यूएमएस स्टैंडर्ड है। क्यूएमएस मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्टैंडर्ड है कि क्वालिटी को कैसे मैनेज करें, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें इनलाइन हो, प्रोसेसेस हों, रिकॉर्ड्स हों, एसओपीज डिफाइन हो, हर चीज की रिकॉर्डिंग हो, हर चीज की मॉनिटरिंग हो कि किस तरीके से हम क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करें, क्वालिटी को मैनेज करें। यह हमें आईएसओ 9001 से पता चलता है। और जो हमारा आईएटीएफ 16949 है ये क्या है, बेसिकली ये है ऑटोमोटिव क्यूएमएस, यानी कि ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर जो चीजें हैं वह है आईएसओ 9001 2015 से ऊपर वाली है। ठीक है। जो गवर्निंग बॉडी है, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, मॉनिटरिंग बॉडी है इसकी आईएसओ 9001 की, वह है आईएसओ, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और जो आईएटीएफ की गवर्निंग बॉडी है वह क्या है, आईएटीएफ इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। आईएसओ का जो लोगो है कुछ इस प्रकार दिखता है और आईएटीएफ का जो लोगो है वह कुछ इस प्रकार दिखता है। आईएसओ के बारे में भी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम बात करें आईएटीएफ के बारे में और आईएसओ के बारे में, जो बेस स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर बेस है आईएटीएफ, वह कौन सा स्टैंडर्ड है, आईएसओ 9001 2015। तो बिना आईएसओ 9001 के बारे में जाने हम आईएटीएफ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आईएटीएफ अगर एक गाड़ी है, एक कार है, तो ये क्या है, ड्राइवर है। तो ड्राइवर के बिना क्या गाड़ी चल सकती है, नहीं चल सकती। इसलिए ये दोनों स्टैंडर्ड को पढ़ना जरूरी है अगर हमें आईएटीएफ 16949 इम्प्लीमेंट करना है अपने यहाँ पर या उसका सर्टिफिकेट लेना है। दोनों का जो स्टैंडर्ड है वह दिखता कैसा है, तो जैसा आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर आप स्टैंडर्ड खोलेंगे, स्टैंडर्ड मतलब जो बुकलेट इसकी स्टैंडर्ड की मिलती है उसको खोलेंगे, तो आपको जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है, आईएसओ 9001 का स्टैंडर्ड है, इस तरीके से आपको दिखेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यहाँ क्या नीचे लिखा है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम बार बार बोलते हैं आईएसओ 9001 2015, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने भी सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है, 9001 जो है वह तो हो गया क्या, हमारा स्टैंडर्ड का एक सीरियल नंबर हो गया। ठीक है, जैसे आधार कार्ड होता है ना, हर आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, ऐसे जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं उनका एक यूनिक नंबर होता है। जैसे आपने सुने होंगे 14,001, 45,001। ठीक है,
ऐसे ही 9001, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड का अपना सीरियल नंबर है, अपना उसका नेम है या कोड है, ठीक है। इसके आगे लिखा होता है 2015 कॉलन देके, इसका मतलब क्या होता है कि यह 2015 में ये वाला एडिशन आया है। यहां लिखा है ना 5th एडिशन 2015 9/15, यानी कि ये वाला जो रिवीजन है, एडिशन है, साल 2015 का चल रहा है। और जब आप किताब खोलोगे तो उसके अंदर लिखा होगा एडिशन, तो ये 9001 का अभी कौन सा एडिशन चल रहा है, 5th एडिशन चल रहा है। तो इस तरीके से इसको पढ़ना है। अब आ जाता है इधर IATF 16949, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अक्टूबर 2016, तो आपने कैसे देखा होगा, लिखा हुआ IATF 16949 2016। तो IATF 16949 कहाँ से आ गया, स्टैंडर्ड का कोड हो गया, और 2016 क्या हो गया, ये किस ईयर के अंदर ये एडिशन आया। और ये IATF का कौन सा एडिशन है, 1st एडिशन है, ठीक है। पहले इसको हम किस नाम से जानते थे, इसको हम जानते थे ISO TS 16949 2009 के नाम से जानते थे, 3rd एडिशन, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोमोटिव, ठीक है, प्रोडक्शन रेलिवेंट सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। और यहां भी आप देखो लिखा है ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, जो मैं आपको बोल रहा था AQMS, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों के जो नेम है उसको समझ सकते हो, उसको जान सकते हो। अब दोनों की हम हिस्ट्री जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ISO 9001 की हिस्ट्री या जर्नी की, कैसे कैसे ये सारी एडिशंस इसके आए। तो इसका जो पहला एडिशन आया वो आया सन 1987 में, 2nd एडिशन इसका आया 1994 में, उसके बाद 3rd एडिशन आया 2000 में, 4th एडिशन आया 2008 में, और अभी जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2015। तो जब यहाँ पर हो था ये स्टैंडर्ड, तो क्या लिखा था यहाँ पे, ISO 9001 994, ठीक है। और अभी हम यहाँ चल रहे हैं तो क्या लिखा है यहाँ, ISO 9001 2015, ठीक है। अब जानते हैं हम IATF की हिस्ट्री। तो IATF जो है पहले क्या हुआ करता था, ISO TS 16949, ठीक है। पहले दोनों की गवर्निंग बॉडी कौन थी, ISO थी, इसको भी ISO चलाती थी और इस वाले स्टैंडर्ड को भी ISO ही चलाती थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो 1st एडिशन आया वो आया 1999 में, ठीक है। जो 1st एडिशन था वो किस पे बेस्ड था, जो ISO 94 था, ISO 9001 94 था, उसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद 2nd एडिशन आया 2002 में, यह किस पे बेस्ड था, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी बेसिक कहाँ से ली गई थी, ये 2000 वाले ISO 9001 से ली गई थी। उसके बाद 3rd एडिशन आया हमारा 2009 के अंदर, जो कि बेस्ड था ISO 9001 2008 के ऊपर बेस्ड था। और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ये हमारा हो गया IATF, ठीक है। पहले क्या था ये, यहां तक था ये ISO TS, कितने एडिशन निकले, टोटल 3rd। इसके बाद क्या किया, एक अलग ही संस्था बनाई गई जिसको हम जानते हैं IATF के नाम से, और इस संस्था ने एक नया स्टैंडर्ड लॉन्च किया IATF 16949, जो कि सन 2016 में आया, और यह इसका कौन सा एडिशन है, 1st एडिशन है, ठीक है। तो ये बेसिक हिस्ट्री है IATF और ISO की। अब दोस्तों जो ISO 9001 है ये तो क्या है, एक जेनरिक स्टैंडर्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। जैसे मेरी एक सर्विस इंडस्ट्री है, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, किसी ने अपना मेडिकल स्टोर लगा रखा है वो भी कर सकता है, कोई फर्नीचर बना रहा है वह भी कर सकता है, कोई टेलीविजन बना रहा है वह भी कर सकता है, ठीक है। किसी कोई लैब है वो भी अप्लाई कर सकता है ISO 9001 2015 के लिए, ठीक है। लेकिन जो 16949 है IATF 16949,
उसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बेसिकली इसको सिर्फ जो ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वही अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। उसके अंदर कौन कौन आ जाएगा? ऑटोमोटिव का ओईएम आ जाएगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि जैसे होंडा हो गया, ठीक है, हीरो हो गया, मारुति हो गया। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पे बना भी रखी है ओईएम के ऊपर कि ओईएम क्या होता है, टीयर 1 क्या होता है, टीयर 2 क्या होता है, तो वहां से आप जा करके जान सकते हो। तो कौन अप्लाई कर सकता है इसको? जो ऑटोमोटिव का ओईएम हो, चाहे वह 2 व्हीलर बना रहा हो, 3 व्हीलर बना रहा हो, 4 व्हीलर बना रहा हो। 4 व्हीलर के अंदर भी एलसीवी, लाइट कमर्शियल व्हीकल या हैवी कमर्शियल व्हीकल भी बना रहा है, तो वह उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है। सप्लायर हो ऑटोमोटिव ओईएम के लिए, चाहे वह टीयर 1 सप्लायर हो, टीयर 2 सप्लायर हो, टीयर 3 एंड सो ऑन सप्लायर हो, वो ऑटोमोटिव सेक्टर में सप्लाई दे रहा हो, तो वह भी IATF 16949 को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ऑटोमोटिव एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर, जैसे कि एक्सेसरीज क्या होती हैं? गाड़ी के अंदर लगने वाले फुट मैट, मड फ्लैप्स, कुछ और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हो गई, स्टीरियो हो गया। जो ऑटोमोटिव के अंदर जो एक्सेसरीज लगती हैं उसको कोई बनाने वाला है तो वह भी इसको अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा IATF 1949 को कोई ना तो अप्लाई कर सकता है ना ले सकता है। तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आप ऑटो सेक्टर से जुड़े होने चाहिए, तभी आपको IATF 16949 2016 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आई रिक्वायरमेंट। और मैं एक और बात करूं, ISO का जो स्टैंडर्ड है आज की डेट में बहुत ज़्यादा गिर चुका है। लोगों ने इतना ज़्यादा नाम खराब कर दिया ISO का कि भैया फ़ोन करो, 5,000 रुपये दो, 7,000 रुपये दो और 2 दिन में सर्टिफिकेट आ जाता है। कोई वहाँ पे चीज़ें लागू है नहीं लागू कोई चेक करने वाला नहीं है। लेकिन IATF के साथ ऐसा नहीं है। IATF जो है इसकी प्रॉपर ऑडिट होती है, फेज वाइज ऑडिट होती है, उसके अंदर एनसीज निकलती हैं, तो री ऑडिट भी होती है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन मिलेगा किनको? ऑटो सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं उन्हीं को IATF 16949 2016 मिलेगा। अब दोस्तों कुछ जो वर्बल टर्म्स हैं जो वो स्टैंडर्ड के अंदर बार बार यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट, उनको जानते हैं कि वह क्या है। क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड मतलब कोई SOP कह लीजिए, कोई किताब कह लीजिए, तो उस किताब को इतने आसानी से नहीं लिखा जाता कि भैया लेमैन पढ़ ले उसको। ऐसे थोड़ा सा ये मेरा अपना मानना है, आपका अलग मानना हो सकता है, कि उसके अंदर थोड़ा घुमा फिरा के लिखा जाता है या थोड़ी क्रिटिकल लैंग्वेज यूज की जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों रखा गया है कि भैया उसको आसान शब्दों में ना बनाया जाए। तो उसके अंदर क्या है, कुछ वर्बल टर्म्स बार बार आएंगे, ठीक है, तो उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्टैंडर्ड को पढ़ पाओगे और स्टैंडर्ड की चीजें अप्लाई कर पाओगे। वो वर्बल टर्म्स क्या है? जैसे अगर कहीं पर शैल लिखा हुआ है स्टैंडर्ड के अंदर कि यू शैल मेक ए प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या लिखा है? एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, यहाँ पे लोग ज्ञान ना देने लग जाएं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। यू शैल मेक a documented process for product development, ठीक है। तो जहां शैल आ गया, इसका मतलब क्या है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये चीज आपको क्या करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करनी ही करनी है। अगर ये आप नहीं करोगे तो आप सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, ऑडिट को क्लियर नहीं कर सकते। और अगर आपने मान लो सर्टिफिकेट एक बार ले लिया और बीच में चीजें बंद कर दी ये वाली, तो आपका री ऑडिट भी लग जाएगा। तो जहां शैल आ गया स्टैंडर्ड के अंदर, वो चीज हमने करनी ही करनी है। उसके बाद कहीं कहीं पे लिखा होगा शुड। शुड का मतलब है रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड आपको बोल रहा है, रिकमेंड कर रहा है, करो तो अच्छा, ना करो तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस पे NC नहीं लगेगी जहां शुड लिखा है, लेकिन कर लोगे तो आपका ही सिस्टम इंप्रूव होगा, ठीक है।
इसके बाद आता है नोट। नोट का मतलब क्या है कि कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड ऐसे लिख देगा नोट 1, नोट 2, तो कोई चीज आपको वहां पर स्टैंडर्ड समझाने की कोशिश कर रहा है, गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है कि इस काम को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। कैन और मे। कैन का मतलब क्या है कि इस काम को होने की पॉसिबिलिटी है, और मे का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम परमिशन दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो ये बेसिक बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, जिसके अंदर सबसे जरूरी कौन सी है, ये शैल और शुड। जहां शैल आ गया तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई, इस पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके अंदर जो जो चीजें मांगी गई हैं, रिक्वायरमेंट आई हैं, वो आपने फॉलो करनी ही करनी है। आगे जब दिखाऊंगा आपको पूरा स्टैंडर्ड का एक पेज लेंगे, उसके अंदर कहाँ लिखा है शुड, वहां से आपको देख करके समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। अब दोस्तों जो IATF के क्लॉजेज हैं वह कितने हैं? जो क्लॉजेज होते हैं IATF के अंदर, IATF 1949 के अंदर, वो टोटल कितने क्लॉज होते हैं? 10 क्लॉजेज होते हैं। अब वो क्लॉजेज कौन कौन से हैं? क्लॉजेज हैं आपके, पहला स्कोप, दूसरा नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, तीसरा टर्म्स एंड कंडीशंस, चौथा कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इंप्रूवमेंट। तो टोटल कितने क्लॉज हैं? ये 10 क्लॉज हैं। ठीक है। इसके अंदर से इंट्रोडक्टरी या नॉन ऑडिटेबल क्लॉज कितने हैं? 3 हैं। वो 3 कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। और जो बाकी के जो 7 क्लॉज हैं वो कौन से क्लॉज हैं? इम्प्लीमेंटेशन या रिक्वायरमेंट क्लॉजेज हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता भी है कि कितने इम्प्लीमेंटेशन वाले क्लॉज हैं या ऑडिटेबल क्लॉज हैं, तो वो कितने क्लॉज हैं? 7 क्लॉज हैं। ठीक है। और इंट्रोडक्टरी क्लॉज कितने हैं? 3। और टोटल क्लॉज कितने हैं? 10। ठीक है। अब जो ये 7 क्लॉज हैं इनकी ऑडिट होगी, इनमें एनसी निकलेगी। ठीक है। इनके अंदर एनसी निकलेगी अगर आप काम सही से नहीं करोगे। ठीक है। अब बेसिकली क्या है, पहले जो स्टैंडर्ड थे सारे अलग अलग उनमें क्लॉज होते थे, किसी में 7 हो गए, किसी में 8 हो गए, किसी में 10 हो गए। लेकिन जो ये वाला वर्जन आया ISO 9001 2015 वाला वर्जन आया, और उसके बाद ये IATF वगैरह जो आए, तो इनमें क्या किया गया, जो 10 क्लॉज हैं उनको स्टैंडर्ड बना दिया गया। यानी कि ये जितने भी क्लॉज हैं सारे के सारे स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे, चाहे वह 14,001 हो, 9,001 हो, 45,001 हो, 50,001 हो। 14,001 हमारा इन्वायरमेंट सेफ्टी का है, 9,001 जो हम जान ही रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 45,001 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो पहले उसास हुआ करता था, उसके बाद में 50,001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो टोटल 10 क्लोज हो गए, जिसमें से 3 इंट्रोडक्टरी क्लोज हो गए और 7 हमारे ऑडिटेबल क्लोज हो गए। इनको आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे जब थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे ब्रीफली कि इस पहले क्लॉज में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है। ठीक है। अब दोस्तों ये जो क्लॉजेज हैं, ठीक है, अब इनको याद कैसे करोगे आप? ठीक है भाई, जो चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें हो गई, लंबी चीज़ें हो गई, उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। हमने याद तो कर लिया भाई 10 क्लॉज हैं, 3 जो है इंट्रोडक्टरी हैं, 7 जो है इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं या ऑडिटेबल हैं। लेकिन अब आप इनको याद कैसे करोगे कि ये जो क्लॉजेज हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है। तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, मैंने भी कहीं से सीखी है, आपको भी सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को तरीका उनका पढ़ाने का अच्छा लगा, तो वहां से मैंने ये जाना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए। ठीक है। तो उसको याद करने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद करिए, PLC SOP I। ठीक है। ये किसके लिए है? ये यहां से लेकर के यहां तक, क्लॉज 4 से लेके 10 तक के लिए। पहले 3 तो हैं ही क्या, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस और टर्म्स एंड कंडीशन।
बाकी को याद करने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है। PLC SOP फर्स्ट। PLC भी बहुत कॉमन वर्ड है, SOP भी बहुत कॉमन वर्ड है, और ये तो है ही आई यानी कि मैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो PLC है इसको थोड़ा सा उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करेंगे, इसको कर देंगे CLP, तो अब फॉर्म क्या हो गई, CLP SOPI। ठीक है, तो C से क्या हो गया, कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। L से क्या हो गया, लीडरशिप। ठीक है, P से क्या हो गया हमारा, प्लानिंग। S से क्या हो गया, सपोर्ट। O से क्या हो गया, ऑपरेशन। P से क्या हो गया, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। I से क्या हो गया, इंप्रूवमेंट। तो हो गया ना आसान। ठीक है, तो क्या है शॉर्ट फॉर्म, PLC SOPI। PLC को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा CLP SOPI। ठीक है, आप याद करने को सीधा सीधा भी कर सकते हो CLP SOPI, लेकिन ये क्या है, एक जर्नल टर्म नहीं है CLP। PLC क्या है, एक कॉमन टर्म है। ठीक है, अगर आपको स्कूलिंग का भी याद हो तो हमने क्या किए हुए हैं, चीजें याद करी हुई है ना, विवग्योर जैसे। ठीक है, इसी तरीके से ये है PLC SOPI। PLC को उल्टा कर दिया CLP SOPI, और ये हमारे सातों के सातों क्लॉज हमें याद हो गए। अब थोड़ा थोड़ा ये 10 के 10 क्लॉज में जान लेते हैं। एक वीडियो में सारा कवर करें ये पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ ब्रीफली जानेंगे, फिर आगे इसकी एक पूरी सीरीज बनाएंगे IATF 16949 2016 की। उसके अंदर हम चीजें जानेंगे, उसके अंदर क्लोज वाइज हम डिटेल में जाएंगे। तो जो पहला क्लोज है वह क्या है, स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है कि ये जो आप स्टैंडर्ड हम ले रहे हैं कंपनी के अंदर IATF 169 जो अप्लाई कर रहे हैं, उसका स्कोप क्या है। स्कोप क्या हो गया कि भैया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव शीट मेटल पार्ट या मशीनिंग पार्ट। तो ये आपकी इंडस्ट्री का स्कोप हो गया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करेगा, ये वेरी करेगा। उसके बाद आएगा नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, जिसमें जो जितने भी रेफरेंसेस वगैरह जो लिए गए हैं वो सारी चीज़ें बताएंगी। इसके बाद है टर्म्स एंड डेफिनेशंस, जिसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में जैसे बता रहा था, शैल, शुड वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चलेंगी कि किसका क्या मतलब है। कंट्रोल प्लान है तो उसको का क्या मतलब है, PFME है तो उसका क्या मतलब है। तो यहाँ से आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये मेरे 3 क्लॉज हो गए, क्या, इंट्रोडक्टरी क्लॉज। अब आ जाते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन वाले क्लॉज हैं, जिसके अंदर पहला है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उसका रिस्क एनालिसिस, उसकी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, जिसके अंदर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कंटेक्स्ट की बात होगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर क्या आएगा, जो टॉप मैनेजमेंट है उसका क्या रोल है इन QMS। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले एक MR बना दिया जाता था और उसी की जिम्मेदारी होती थी कि भाई कराओ ऑडिट, ये तो आपका काम है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, मेंटेनेंस क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगी। लेकिन अब इसको अलग से ऐड किया गया लीडरशिप वाले क्लॉज को, और यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना है किसके अंदर, QMS के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। फिर आता है प्लानिंग, जिसके अंदर सारी चीज़ें QMS से रिलेटेड कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ें प्लान करेंगे। इसके बाद आएगा सपोर्ट फंक्शन। सपोर्ट फंक्शन में जैसे आपके सप्लायर्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी कि सप्लायर का सिलेक्शन करना, सप्लायर की ऑडिट करना, उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना। यह जो पहले क्लॉज है वो सप्लायर मैनेजमेंट के नाम से होता था, अब इसको सपोर्ट के नाम से डाल दिया गया है। इसके बाद आ जाएगा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर सारा आपका चीज़ें आ जाएंगी शॉप फ्लोर से रिलेटेड अपना, जिसके अंदर सारा मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें कवर होंगी। इन सारी चीज़ों की यहाँ पर बात होगी, और ये सबसे बड़ा क्लॉज भी है जो हमारा क्लॉज नंबर 8 है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जिसके अंदर आपके KPIs और जो हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बना रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, MRM जो कर रहे हैं उसकी बात हो रही है।
अब यहाँ पे आ गया इम्प्रूवमेंट या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिकमेंडेशंस है, वो सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट वाले क्लॉज के अंदर आएंगी। तो जब हम डिटेल में जानेंगे, एक एक क्लॉज करके उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोस्तों आपको एक सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे को समझानी है, वो क्या है कि स्टैंडर्ड को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो ISO 9001 है वो क्या है, बेस स्टैंडर्ड है। किसके लिए? IATF 169 2016 के लिए। तो जब इस स्टैंडर्ड को आप खोल के देखोगे तो उसमें क्या होगा, जब आप क्लॉज वाइज चलोगे, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखा है ISO 9001 2015 रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब हो गया कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बेस स्टैंडर्ड। बेस स्टैंडर्ड क्या है, 9000 2015। तो आपको दोनों स्टैंडर्ड की कॉपी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने IATF 169 स्टैंडर्ड ले लिया और आपने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी। तो आपको दोनों स्टैंडर्ड चाहिए आपको, अगर IATF 16949 अप्लाई करना है। तो जैसे ये 4.1 है तो ये हमें कहाँ मिलेगा, ISO 9001 में मिलेगा। तो जहाँ स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ कहाँ पर है, बेस स्टैंडर्ड के अंदर है, और वहाँ जाके आपने इसका रेफरेंस लेना है। अब किसी किसी लाइन के आगे लिखा होगा या किसी किसी क्लॉज सब क्लॉज, दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जैसे हमने पढ़ा क्लॉज नंबर 4, ये क्या था, कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको यहाँ दिख रहा है 4.1, 4.1 क्या हो गया, इसका सब क्लॉज हो गया। अब आगे लिखा है 4.3.1, तो 4.3.1 क्या हो गया, सब सब क्लॉज हो गया। ठीक है, किसका, ये हो गया 4.3 का सब सब क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ 4.3.1 में क्या लिखा है, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ आगे लिखा है सप्लीमेंटल, ऐसे ही मिलेगा आपको स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ। सप्लीमेंटल का क्या मतलब है कि ये वाली चीज जो है वो ISO 9001 में भी है। ठीक है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज है वो यहाँ लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है, इस वाले स्टैंडर्ड IATF में लिखी हुई है। तो आधी चीज आपने कहाँ से पढ़नी है, 9001 से जाके पढ़नी है, और आधी चीज आपने कहाँ पढ़नी है, इस वाले स्टैंडर्ड में पढ़नी है, अगर कहीं पे सप्लीमेंटल लिखा हुआ है। और अगर किसी क्लॉज या सब क्लॉज के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ और नीचे पूरी डिटेल इसमें भरी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि यह जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ IATF 16949 2016 की ही रिक्वायरमेंट है। ये हमें 9001 के अंदर कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें बताई मैंने, एक जो पूरी की पूरी हमें बेस स्टैंडर्ड से लेनी है, दूसरी जो सप्लीमेंटल है, सप्लीमेंटल का क्या मतलब है कि कुछ चीजें वहां मिलेंगी, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो IATF 16949 में मिलेंगी, और तीसरी चीज जिसमें कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ जिस क्लॉज या सब क्लॉज के आगे, तो वह ओनली रिक्वायरमेंट है किसकी, IATF 16949 2016। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वीडियो सबके काम आए और सबकी स्किल इंप्रूव हो। दोस्तों इस सीरीज के ऊपर समय समय पे वीडियोस आती रहेंगी, जिसके अंदर हम सारे के सारे 10 क्लॉज हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले मैं एक और वीडियो IATF जो सीरीज है उसके ऊपर बना चुका हूं, डॉक्यूमेंट वर्सेस रिकॉर्ड। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसमें आपको पूरा पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं और रिकॉर्ड किसको कहते हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।